ई लर्निंग क्लास के माध्यम से स्नातक स्तरीय छात्रों को मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, आपको आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। इसके पहले के वीडियो क्लासेज में हमने न्यायालय के बारे में आपके समक्ष प्रकाश डाला था। न्यायालय के प्रकार, उसकी उपयोगिता आदि पर आपके समक्ष विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की थी। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपसे व्याख्यान के रूप में कुछ जानकारियां प्रदान करूंगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के सर्वोच्च व्याख्याकार के रूप में केंद्र तथा राज्यों के मध्य होने वाले विवादों के अंतिम निर्णय करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यह भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को फौजदारी एवं दीवानी दोनों प्रकार के मामलों में निचले न्यायालयों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया है। भारत एक संघीय राज्य है। भारत संघीय राज्य होने के कारण भी राज्यों के प्रकार भांति यहाँ दो प्रकार के न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है। भारत में नीचे से ऊपर तक के सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था द्वारा संगठित हैं। शीर्ष में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय, दूसरे राज्यों में भी वह उच्च न्यायालय उसकी आधिकारिकता में आ सकता है। उच्च न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समस्त भारत है। इसकी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के आधार पर हुई है। फेडरल कोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था के शीर्ष बिंदु पर नहीं था। लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल
के अंतर्गत उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्याय व्यवस्था के शिखर पर की गई है। न्यायाधीशों के संख्या के बारे में जब हम विचार करते हैं तो भारतीय संविधान जब 1950 में लागू हुआ, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। संविधान के द्वारा ही अनुच्छेद 124 के अनुसार हमारी संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानूनों के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में कमी बेशी कर सके, लेकिन संसद कभी यह संख्या जो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की है उसे घटा नहीं सकती। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 21 फरवरी 2008 की बैठक में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में यह वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति का यह अधिकार सिर्फ औपचारिकता रहा है। व्यवहार में कॉलेजियम की व्यवस्था के पूर्व राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से करता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेता था। अब हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की यदि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास थी तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने का क्या औचित्य था। सर्वोच्च न्यायालय इन नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति को आवश्यक रूप से माननी चाहिए। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का पूर्ण नियंत्रण ले लिया गया और सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बना दी गई। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अलग अलग समूह हैं। कॉलेजियम प्रणाली में
न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली पारदर्शी एवं विश्वसनीय नहीं होने से इस प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए संविधान के 99वें संविधान संशोधन द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के जगह पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुनः कॉलेजियम प्रणाली बहाल कर दी गई। न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से की जाती है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, एक निश्चित अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु नियुक्त कर सकता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी यह निवेदन कर सकता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में यह निर्धारित की गई है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में प्रसिद्ध विधि का ज्ञाता हो। हमारे संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल की भी व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। हमारी संसद न्यायाधीशों के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। कोई भी न्यायाधीश 65 वर्ष के पूर्व भी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। न्यायाधीशों की पदच्युति के संबंध में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी भी न्यायाधीश को पदच्युत नहीं कर सकता।
न्यायाधीश को केवल प्रमाणित कदाचार या योग्यता के आधार पर ही उसको पद से हटाया जा सकता है और यह निश्चय संसद करती है। यदि दोनों सदन मिलकर अपने समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उनके पद से हटा सकता है। सच्चाई तो यह है कि जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के बारे में संविधान के अनुच्छेद 125 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरी अनुसूची का निर्धारित वेतन मिलेगा जब तक कि संसद विधि द्वारा इसे निर्धारित नहीं कर दे। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष विहित प्रपत्र में शपथ लेता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। न्यायाधीशों को न्यायिक कार्य करने के लिए संसद एवं संसद के बाहर दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही उनकी आलोचना की जा सकती है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उनकी शक्तियों का उल्लेख आपके समक्ष करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय है। यह देश का अंतिम न्यायालय है। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो उद्घोषित विधियां हैं या उसके ऑर्डर हैं उनको मानने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद 129 में यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके सारे निर्णय तथा कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहती हैं और उन्हें प्रमाणिक समझा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय 3 महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। पहला, यह राज्य तथा संघों के बीच विवादों का निपटारा करता है। दूसरा, यह संविधान की व्याख्या करता है। और तीसरा, अपील करने का यह एक सर्वोच्च न्यायालय है।
पहला और दूसरा जो रूप है वह संघीय न्यायालय का स्थान बतलाता है और अंतिम रूप में प्रिवी काउंसिल के न्यायिक समिति का काम करता है। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 131 जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत वह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो दूसरा भारत सरकार तथा कोई राज्य या कई राज्य एक ओर और एक या अधिक राज्य दूसरी ओर के बीच कोई विवाद हो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तब ऐसे विवाद में ऐसा कोई प्रश्न चाहे विधि का प्रश्न हो या तथ्य का प्रश्न हो जिस पर किसी विधिक अधिकार लीगल राइट का अधिकार निर्भर करता हो वह क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद तक नहीं होगा जो किसी संधि करार या वचनबद्ध या किसी ऐसे लिखित दस्तावेजों के द्वारा उत्पन्न हुआ हो और जिसे संविधान पहले से ही निष्पादित कर चुका हो। इस संविधान के लागू होने के बाद भी परिवर्तन में हो या जो यह उपबंध करता हो कि ऐसे क्षेत्राधिकार का विस्तार पर विवाद नहीं होगा। प्रारंभिक अधिकारिता के बाद अपीलीय अधिकारिकता अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 प्रकार के हैं। संवैधानिक मामले, फौजदारी मामले, दीवानी मामले और विशेष अनुमति के अपील। संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132 के अंतर्गत यह वर्णन किया गया जिसमें यह बताया गया है कि यदि किसी विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंध कानून का कोई प्रश्न निहित हो तो
भारत क्षेत्र के किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश, डिक्री की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। साधारणतः यह अपील उच्च न्यायालय के प्रमाण के आधार पर की जाती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसी अनुमति न दे और यदि सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि उस निर्णय में कानून का प्रश्न अंतर्निहित है, तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही खुद ही प्रमाण पत्र की विशेष आज्ञा दे सकता है। फौजदारी क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह अपील उच्च न्यायालय के विरुद्ध तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिहा किए गए किसी अभियुक्त को मृत्युदंड का आदेश दिया हो। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में से किसी भी मुकदमे को परीक्षण के लिए मांग कर उस अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की योग्य हो। सर्वोच्च न्यायालय के इस फौजदारी मामले के अपीलीय क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। दीवानी मामले संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी मामलों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसे अपील करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे कि संबद्ध जो विवाद हैं उन विवादों में कानून की व्याख्या से संबंध महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हैं, उच्च न्यायालय यदि प्रमाण दे दे कि संबद्ध मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के योग्य हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय यह अपील सुनने का अधिकार प्राप्त करता है। स्पेशल अधिकार भी हैं, विशिष्ट अधिकार भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी दंड या आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति प्रदान कर सकता है। अब हम इसके परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में
सलाहकारी अधिकारिकता के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले, संधियां, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न, किसी भी विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 317(1) में लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य तब तक राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में अपनी सलाह नहीं दे दे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की चर्चा करने के क्रम में हम संशोधनात्मक क्षेत्राधिकार, रिविजनल ज्यूरिडिक्शन की चर्चा करेंगे। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसलिए इसके सारे निर्णय को कानूनी मान्यता है। इसके सारे अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने द्वारा किए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्निरीक्षण या अवलोकन करके उसमें कोई सुधार कर सके। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में है। संविधान में ऐसा बताया गया है। अभिलेख न्यायालय का अभिप्राय दो तथ्यों से है। पहला, यह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख जो हैं वह भारतीय क्षेत्र सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी जगह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और किसी भी न्यायालय में उसकी प्राथमिकता के विषय में संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा। दूसरा यह कि सर्वोच्च न्यायालय इस दृष्टि से भी अभिलेख न्यायालय हो जाता है तो उसे यह अधिकार हो जाता है कि वह किसी भी को भी अपने अपमान के लिए दंड दे सके। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य अधिकारों और उसके क्षेत्रों पर हम चर्चा क्रम में कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के कार्यों को भी संपन्न करता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय शासन प्रणाली में संतुलन बनाए रखता है। दूसरा, वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है
और यह देखता है कि वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई अड़चन पैदा न हो। तीसरा, वह भारतीय सीमा क्षेत्र में काम करने वाले सभी अधिकारियों और उनकी संस्थाओं को उनकी सीमाओं के अंतर्गत रखता है। चौथा, वह अपने लेखों और आदेशों से प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को नियंत्रित करता है। पांचवा, इसे राज्य के आपसी विवाद सुलझाने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य अधिकारों का वर्णन हम मौलिक अधिकार के अभिरक्षक के रूप में भी कर सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(1) में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी घोषित किया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वह समुचित कार्रवाई करे। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा जैसे लेख जारी कर सकता है। यदि किसी नागरिक को मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता दिखे तो वह उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर विधायिका के किसी कानून के द्वारा भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में हम संविधान का रक्षक भी कह सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान का संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है और यदि वह असंवैधानिक मानता है तो उसे अवैध घोषित करता है। कार्यप्रणाली के संचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को नियम बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। वह स्वयं अपनी कार्यप्रणाली के संचालन के लिए नियम बनाता है, लेकिन उनके द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं वो संसद के द्वारा पारित होने चाहिए और उन पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखता है और उनकी नियुक्ति भी करता है, लेकिन नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय देश भर में न्यायिक
प्रक्रिया में एक रूपता लाने के लिए सभी न्यायालयों पर निगरानी रखता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्वीकृति से अपने अधिकारियों के वेतन, पेंशन से संबंध, भत्ते, छुट्टी से संबंधित नियम बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का आधार संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 131 तथा 132 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान करते हैं कि वह संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का, कानूनों का पुनर्विलोकन कर उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ऐसे ही संविधान के अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 32 भी मूल अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 246 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्रदान करता है कि यदि संघ तथा राज्यों के कानूनों में विधायी क्षेत्र के निर्धारित सीमा का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इन सब क्षेत्राधिकारों और उनकी शक्तियों का विश्लेषण करने के बाद हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई कर अपनी सक्रियता का परिचय दिया है। जो विषय पहले न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब दायरे में ले लिया है। जो शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल को थीं, वैसी शक्तियों को भी सर्वोच्च न्यायालय अपने दायरे में समेट लिया है। आज ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका को निर्देश दिया है। संसद को यह अधिकार है कि कुछ दशाओं में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में वह वृद्धि करे। संविधान के अनुच्छेद 134 सब क्लॉज 2 के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फौजदारी कार्रवाई के संबंध में संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि संघीय सूची के विषय में वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 139 के अनुसार मौलिक अधिकारों के अलावा अनेक विषयों पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसे लेख लागू करने का आदेश दे सकती है और अनुच्छेद 140 के अनुसार संसद सर्वोच्च न्यायालय को कानून के द्वारा ऐसे अनुपूरक अधिकार सौंप सकती है जो संसद के कार्यों को संपादित करने के लिए आवश्यक हो, लेकिन ऐसा अधिकार संविधान के अन्य जो उपबंध हैं उसमें टकराने वाला या विवाद उत्पन्न करने वाला न हो। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के अतिक्रमण से बिल्कुल स्वतंत्र हो। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के उद्देश्य से संविधान में कई प्रावधान किए गए। इन सब प्रावधानों के बाद इतने सारे जो हमने आपके समक्ष तथ्यों का विवेचन किया, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे गए हैं। इसके विस्तृत एवं व्यापक अधिकारों को देखकर कह सकते हैं कि विश्व के किसी भी न्यायालय को इतने अधिक विशाल तथा विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं है जितना भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक भारतीय संविधान के सच्चे अभिभावक के रूप में काम किया है और काफ़ी निर्भीकतापूर्वक अपने ऊपर सौंपे गए कार्य को संपादित किया है। मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त विश्लेषण से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।